चलो हम केमिकल काइनेटिक्स का एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जिसे कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। उस रासायनिक बलगतिकी में हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन अभिक्रिया की आणविकता के बारे में पढ़ना चाहते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। बोर्ड में समझो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये क्या हो रहा है? समझाया जा रहा है। हीरो से जीरो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप उसके लायक नहीं हैं। ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये रासायनिक अभिक्रिया तीर रहेगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगा भाई। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, देखो देखो, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। एरो मीन्स रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का प्रयास कर रहा है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु की संख्या, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितने अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं, वही उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे जैसे सुनो, N2 plus 3H2 gives 2NH3, N2 plus 3H2 equal to 2NH3। ध्यान दीजिए, कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक अणु ये और तीन अणु ये। तीर से पहले तो इसे अभिकारक कहते हैं। बोलो, तीर से पहले, बात की बात नहीं है, तीर से पहले की बात है। ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हाँ हो रही है। इसमें अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं, हाँ भाग ले रहे हैं। कितने अणु भाग ले रहे हैं? तो एक अणु N2 का और तीन अणु H2 का। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? 4। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक है। अभिकारक के देखिए ये अणु की संख्या है। अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? 3 1 4। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। आया बात समझ में? आणविकता आया समझ में? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या को उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे एक फेमस क्वेश्चन है, एथिल एसीटेट का जल अपघटन, जो कि एग्जाम्पल है सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कौन? एथिल एसीटेट का जल अपघटन। एथिल एसीटेट का जल अपघटन करने से अम्ल और एल्कोहल मिलता है, और यह अभिक्रिया सूडो यूनी
मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। चलो समझाते हैं, ध्यान समझो। जो सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोले हैं, हर साल एग्जाम में आ रहा है। चलो अभिक्रिया की आणविकता को फिर से बता रहे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को हम उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन समझो, क्योंकि ये फेमस रिएक्शन है बोर्ड का, इसलिए आपको इसके बारे में पहले सोचे कि पहले इसी को क्या करें बताएं। एथिल और एसीटेट, एथिल और एसीटेट आ रहा है समझ में? एथिल और एसीटेट, एथिल और एसीटेट। ठीक है, चलो थोड़ा सा देखें, इसके अंदर बैठने का प्रयास करें। ये एथिल क्या होता है, एसीटेट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तब ना। चलिए, एथिल का सूत्र होता है C2H5 एथिल। ठीक है, एसीटेट का सूत्र क्या होता है, CH3COO। यानी एथिल एसीटेट का सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस होता है आपस में, कैसे कम, बहुत गहराई है इसमें। जितना सोच रहे हैं इतना आसान नहीं है। सबसे आसान इस दुनिया में मोबाइल चलाना है, सबसे आसान। और उससे भी आसान है कि बिना पढ़े हुए आप पास हो जाते हैं। तो इसका दुष्परिणाम है कि सबसे ज्यादा दिक्कत कब होगी, कि जब आप परीक्षा का फॉर्म भरेंगे, आपका कहीं नहीं हो पाएगा। इसलिए कि बेटा बेसे नहीं सही है, कितना प्रयास करेंगे हम बच्चों के लिए। देखो, रात को हमने 1:30 बजे एक मैथ का फार्मूला बताया बच्चों को, 1:30 बजे रात को अकेले बैठ करके एक क्वेश्चन लिखा हमने। उस क्वेश्चन का हमने वीडियो बनाया और सोचा कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए सटीक मार्गदर्शन दे दिया जाए। ठीक है, हमने वीडियो स्टार्ट वीडियो में उसको अपलोड किया है, तो ध्यान दीजिए। रोज एक एक वीडियो भी हम डालते रहेंगे कंपटीशन के बच्चों को, तो साल भर में 365 मैथ के सूत्र होते हैं। ये एथिल एसीटेट है, CH3COO-C2H5। ये किसका है जी, एथिल एसीटेट का है। एथिल एसीटेट एक एस्टर होता है। एथिल एसीटेट एक क्या होता है, एस्टर होता है। ये एस्टर क्या होता है, जिस प्रकार की अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, उसी प्रकार से अम्ल और एल्कोहल भी आपस में क्रिया करके एस्टर और जल बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, उसी प्रकार से देखो भाई, देखो 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 देखो, अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस पानी। अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस पानी, फिक्स है केमिस्ट्री का फार्मूला। जब भी अम्ल क्षार से क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और साथ में पानी भी मिलेगा। आ रहा है समझ में? इसी प्रकार से अम्ल और एल्कोहल दोनों आपस में क्रिया करके एस्टर और जल बनाते हैं। जल मीन्स पानी। आ रहा है बात समझ में? ये कक्षा 10 की बुक में लिखा है, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिक है कक्षा 10 का चैप्टर ना, उसमें बात अक्षरशः लिखा है कि जिस प्रकार से अम्ल और क्षार
आपस में क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, उसी प्रकार से अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर और जल बनाता है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेम रिएक्शन में भी आ जाएगा। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर और जल बनाए, ऐसी अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? देखो हेडिंग कुछ और है, बताए कुछ और जा रहा है। अम्ल प्लस एल्कोहल इक्वल टू एस्टर प्लस जल। चलो ध्यान दो। चलो अम्ल है, अम्ल देखो CH3C डबल OH अम्ल है, अम्ल है। ये कैसा अम्ल है? CH3C डबल OH कार्बनिक अम्ल है। कैसा अम्ल है? एल्कोहल C2H5OH है, C2H5OH। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, अम्ल किसे कहते हैं? ये सब बात यदि क्लियर है तो रिएक्शन मतलब जीरो। ये अम्ल है, एस्टिक अम्ल, वीक एसिड है। जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब वीक एसिड होते हैं, और जितने इनऑर्गेनिक एसिड हैं, आ रहा है समझ में? जितने इनऑर्गेनिक एसिड हैं जो मैनमेड एसिड भी कहलाते हैं, जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, आ रहा है समझ में? ये बहुत स्ट्रांग एसिड होते हैं, ये इनऑर्गेनिक वाले एसिड हैं। और जितने कार्बनिक एसिड होंगे सब वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? तो देखो ये अम्ल है, ध्यान से सुनना। CH3C डबल OH जिसे एस्टिक अम्ल या सिरका भी कहते हैं। ठीक है, सिरका। तो ये अम्ल है। अम्ल कब कह देंगे कि ये अम्ल है? अम्ल की डिफिनीशन हम जानते हैं तो पता हमको तुरंत चल जाएगा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ दे दें, तो ये H+ दे देगा। इसमें से हमको OH- मिल जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस आपस में क्रिया कर लेंगे, क्रिया करके H2O बना लेंगे, ये प्लस और ये माइनस। तो बचा क्या? ये क्या बचा जी? CH3C डबल O अम्ल का पार्ट बचा, CH3C डबल O अम्ल का पार्ट बचा, और एल्कोहल का पार्ट क्या बचा? C2H5। C2H5 इसी का नाम है एथिल एसीटेट। ये एस्टर है। ये क्या है? तो एस्टर कब बनते हैं? जब अम्ल और क्षार, ठीक है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बना लेते हैं? एस्टर और जल बनाते हैं। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल का जल बटन, इसी रिएक्शन को देखो। CH3C डबल O C2H5 प्लस H2O H+ CH3C डबल OH प्लस C2H5OH। चलिए इस रिएक्शन को देखिए। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल्स भी है। एस्टरीकरण अभिक्रिया
जब अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं तो एस्टर और जल बनता है। ठीक है। अपघटन मीन्स होता है टूटना। अपघटन मीन्स टूटना। ये जो एथिल एसीटेट है, यह जल में जा करके क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट करके क्या बना लेगा, अम्ल। यह एल्कोहल, ये एथेनोइक एसिड है, ये एथेनॉल है। IUPAC, एथ धन एन धन ओइक अर्थात एथेनोइक एसिड, और ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। क्या है, एथिल एल्कोहल। अब बोलो, ध्यान समझो, ये कक्षा 10 का है, थोड़ा सा रिवीजन करा दिए, पता नहीं 10 में सही से पढ़े होंगे कि शक्कर पकड़ किए हैं, भगवान जाने। तो हम अपना कर्म कर दिए, रिवीजन कर दिए भाई 10 का। ठीक है। ये देखो, ये क्या है, एथिल एसीटेट है। ये क्या है जी, एथिल एसीटेट है। ये क्या है, जल। ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के पहले जो ये है, इसे अभिकारक कहते हैं। देखो, ये अभिकारक है। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग लिए, वही उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो जो एथिल एसीटेट का जल अपघटन हो रहा है, और उस जल अपघटन से हमको एस्टिक अम्ल और एथिल अल्कोहल मिल रहा है, इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि तीर से पहले जो ये सर्किल मार दिए हैं, इस सर्किल में ये क्या है, हमारा एथिल एसीटेट है, या ये क्या है, जल है। तो इसमें देख रहे हैं कि जो यह अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया में एथिल एसीटेट का एक अणु और जल का एक अणु पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये जो रिएक्शन कैरीड आउट हो रही है, जो संपन्न हो रही है, उस रिएक्शन में अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, वही उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। तो इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई, 2। तो किसी रिएक्शन में यह पता करना कि इसकी आणविकता कितनी है, तो सबसे पहले उस रिएक्शन में अभिकारक के अणुओं की संख्या को हम गिनेंगे, और गिन करके बता देंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता फलाना है। कैसे, देखो, आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? चलो एक दूसरे एग्जाम्पल से बच्चों को समझाते हैं। चलो ध्यान से देखो, अभी एक एग्जाम्पल हम आपको बताए थे कि CH3COOC2H5 प्लस H2O अम्ल की उपस्थिति में C2H5OH प्लस CH3COOH देता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु एथिल एसीटेट और जल पार्टिसिपेट अर्थात भाग ले रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता 2 होगी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग लेते हैं, वही तो उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता होगी। एथिल एसीटेट का जो जल अपघटन हो रहा है, जिसका कि रासायनिक समीकरण होता है CH3COOC2H5 प्लस H2O इक्वल टू C2H5OH प्लस CH3COOH। जो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि अभिकारक के 2 अणु हैं, CH3COOC2H5 और H2O दोनों के एक अणु भाग ले रहे हैं। अतः इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कितनी हुई, 2। आ रहा है समझ में? इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कितनी हुई, 2। चलो एक अन्य एग्जाम्पल से बच्चों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। एक अन्य एग्जाम्पल से, क्या एग्जाम्पल है, ध्यान दो। चीनी प्लस पानी
इक्वल टू, गांव में आदमियों के शोरबत कहना, क्या कहना, शोरबत। चीनी धन पानी इक्वल टू शोरबत या रस। क्या ये उचित है? क्या ये उचित है? आओ इस बात को हम लोग समझें। चीनी धन पानी इक्वल टू शरबत या रस, क्या ये उचित है? चलो देखते हैं कि शरबत और रस क्या होता है। ठीक है, चलो 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 देखो, चलो आओ आओ हम लोग इसको समझते हैं। चलिए, चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11। ये चीनी हो गया, ध्यान समझो, ये चीनी हुआ। जो चीनी है उस चीनी में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम के 3 तत्व उपस्थित है। इसमें कार्बन के 12 परमाणु भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन के 22 परमाणु भाग ले रहे हैं और ऑक्सीजन के 16 परमाणु भाग ले रहे हैं। कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22, ऑक्सीजन के 16 परमाणु। यानी कि ये जो चीनी है, चीनी के एक अणु में कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु। 22, 12 और 11, 22 परमाणु हाइड्रोजन के, 12 बगल वाले से बतिया रहे हो डियर्स। कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु। ये सब मिल करके, समझ में आ रहा है, सब मिल करके चीनी के एक अणु बनाता है, एक अणु। तो चीनी के एक अणु में कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु भाग लेते हैं, तो चीनी का एक अणु बनता है। इतना बात है समझ में? तो C12H22O11। हल्ला मत करो, बात है समझ में? C12H22O11, कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु मिल करके चीनी के एक अणु का निर्माण करते हैं। बात है समझ में? चलो, तो चीनी धन पानी इक्वल टू शरबत या रोस। अब कुछ बोला भाई, बिस्कुट को बिस्किट नहीं लोग बोल रहे हैं, तो हम शरबत के शोरबत कह दें तो कौन बड़ी बात बा? कोई बात नहीं है, नो कमेंट। चलिए, चीनी प्लस पानी इक्वल टू शरबत या रस या शोरबत या रस। बोलो चीनी का सूत्र C12, पानी का एक, क्यों बोल रहा बीच में? शोरबत C6H12O6 प्लस C6H12O6। ध्यान दो, ध्यान समझो। तीर से पहले अभिकारक होता है, तीर के बाद, शांति से समझो, तीर से पहले क्या है? अभिकारक है, और तीर के बाद क्या है जी? उत्पाद है। अब देखो अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। देखो, एक ये और आ रहा है समझ में? बोलो। तो जो सुक्रोस है, इस सुक्रोस के जल अपघटन से
जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनता है, इस अभिक्रिया में चीनी का एक अणु और जल का एक अणु भाग ले रहा है, अतः इस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कितनी हुई? 2। एक अणु किसका? चीनी का, और एक अणु किसका? जल का। तो एक अणु चीनी का और एक अणु जल का, ये दोनों मिलकर के एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का ये उत्पाद है। इसको कहते हैं ग्लूकोज। इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज। और इसको क्या कहते हैं? फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, ध्यान से समझो। जो C6H12O6 है, यह एक ग्लूकोज होता है और यह एक फ्रक्टोज भी होता है। यानी C12H22O11 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस C6H12O6। जो C6H12O6 है, एक को तो हम ग्लूकोज कह रहे हैं, एक को कह देंगे फ्रक्टोज। तो हम कैसे जानेंगे कि ये ग्लूकोज है या कैसे जानेंगे कि ये फ्रक्टोज है? भाई दोनों के अणुसूत्र समान है। दोनों के अणुसूत्र क्या है? समान है। दोनों के अणुसूत्र समान है। भाई ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के एक अणु में, ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु है। यही स्थिति फ्रक्टोज का यहां एक अणु है। फ्रक्टोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु भाग ले रहे हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का अणुसूत्र एक ही होता है, लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का दोनों का अणुसूत्र एक ही है, लेकिन संरचना सूत्र क्या है? अलग अलग है। ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, जबकि फ्रक्टोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। ग्लूकोज क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और जबकि फ्रक्टोज क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। थोड़ा देखें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है, अब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है? ग्लूकोज। देखो टॉपिक बहुत लंबा है, स्टार्ट कर रहे हैं कुछ और स्टार्ट हो जा रहा है कुछ। भाई ये है हमारा चीनी, ये है हमारा पानी, ये हमको मिला ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब इन दोनों को देख रहे हैं कि ग्लूकोज में भी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, इसी प्रकार से फ्रक्टोज में भी देख रहे हैं कि सेम कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु भाग ले रहे हैं। तो ये ग्लूकोज जो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ध्यान दो, तो ग्लूकोज एक होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड, ये सब समझो बात को, राज बहुत गहरा है। पॉली मीन्स होता है मेनी, जिसका हिंदी होता है बहुत। जिसका हिंदी क्या होता है? बहुत होता है। पॉली, पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड जब कहता है तो हमारा जो है ये खोपड़िया जो है ना, ये उल्टा सीधा होने लगता है, हाई स्कूल की कमी बेसी दिखाने लगता है। हाई स्कूल की कमी बेसी क्या? हाई स्कूल की कमी बेसी दिखाने लगता है। कब से एसिड इस हाल में है, साइनाइड आइसोसाइनाइड ने एल्डिहाइड को काटा हमको पते नहीं है। हाई स्कूल पास हो गए हैं। कब से एसिड इस हाल में है, साइनाइड आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा। ये फार्मूला यदि नहीं पता होगा
हाई स्कूल पास हो गए होंगे तो आगे के लिए खतरे की घंटी भी है। ये सब क्या बोल रहे हैं कि कब से एसिड इस हाल में है। चलो चलो चलो, देखो 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 देखो, कब दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? कब से एसिड इस कब से एसिड इस हाल में है, साइनाइड आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा। ये फार्मूला है। फिर से समझो, फिर समझो। हाई स्कूल का क्लास इंपॉर्टेंट है। अनट्रेंड लोगों के हाथ में नहीं बच्चों को देना चाहिए, लेकिन बच्चे खुद समझदार हैं, गार्जियन से ज्यादा हावी हैं, गार्जियन के ऊपर पता नहीं है कि क्या टीचर पढ़ा रहा है। चलिए बोर्ड पर देखिए, कब से एसिड इस हाल में है, साइनाइड आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा। KATA, के मतलब कीटोन, ए मतलब एल्कोहल, T मीन्स थायो एल्कोहल, ए मीन्स एमाइन। ये सीनियरिटी टेबल है हाई स्कूल का। जब तक सीनियरिटी टेबल नहीं पता होगा तब तक कुछ भी नहीं पता होगा। यदि सीनियरिटी टेबल पता हो गया तो उसके रूल रेगुलेशन भी मालूम होना चाहिए। बिना रूल रेगुलेशन मालूम हुए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बहुत खतरे की घंटी है। कई दिन तक डगरा के चलेगा कोई। चलिए ध्यान से देखो, ध्यान समझो, ध्यान समझो। एक दिन तुमको IUPAC का लिस्ट बना करके